चलो बच्चों, सर्कुलर मोशन में और आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर टू यू। सी, मतलब मेरे हिसाब से सर्कुलर मोशन का ये सबसे ब्रिलियंट आइडिया है और बड़ा यूजफुल कंसेप्ट है। और यूजफुल कंसेप्ट होने के साथ साथ अभी देखना बड़ा शानदार सा आइडिया है। और कंसेप्ट ये होता है, देखो कि सर्कुलर मोशन में अब तक आपने देखा होगा कि हमने सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस दैट कर कर आके हमने बड़े सारे कंसेप्ट देख लिए हैं और कई सारे अभी और आगे देखने वाले भी हैं। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो सर्कुलर मोशन के लिए स्पेशली डिराइव किए जाते हैं। अब इंजीनियर्स इतने चालाक होते हैं कि इन्होंने एक ऐसी टेक्निक ढूंढ ली है कि जो कंसेप्ट्स हम सर्कुलर मोशन के लिए निकालते हैं, देखो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन के लिए जो निकाले गए कंसेप्ट्स हैं वो सर्कुलर मोशन के लिए लगने चाहिए। अगर मान लो कोई पार्टिकल लेटर से पैराबोला में मूव कर रहा है, एलिप्स के अंदर मूव कर रहा है, या हाइपरबोलिक पाथ के अलॉन्ग जा रहा है, कोई भी अजीब से कर्व के अलॉन्ग जा रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट वैसे तो नहीं लगने चाहिए। लेकिन इंजीनियर्स आर सच स्मार्ट पीपल कि उन्होंने एक छोटी सी टेक्निक निकाल रखी है, छोटी सी ट्रिक कहना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये ट्रिक इतनी पुरानी और इतनी इंपॉर्टेंट है, हर स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगी कि हम इसे ट्रिक नहीं टेक्निक बोलते हैं। एक ऐसी टेक्निक निकाल रखी है जिससे सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा सा मरोड़ के, घुमा के, फिरा के, अल्टीमेटली एक किसी भी जनरल कर्व के अलॉन्ग मोशन में घुमा फिरा के लगा देते हैं, विच is absolutely, it is going to be absolutely great because सर्कुलर मोशन के लिए जो टेक्निक्स अगर आपने निकाल ली है, लेट अस से कि उनको घुमा फिरा के पैराबोलिक मोशन में या एलिप्टिकल मोशन में या इन जनरल किसी भी कर्व के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर वहां लगाना पॉसिबल है तो एक तीर से हम दो नहीं, हम इनफाइनाइट शिकार करने वाले हैं। बिकॉज दुनिया में जितने भी कर्व्स हैं उन सबको घुमा फिरा के हम सर्कुलर मोशन की टेक्निक से कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना कि कुछ हद तक ही सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रिकल मोशन है उसको पूरे सर्कुलर मोशन में ही कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल और ऐसा हम कुछ करने वाले भी नहीं है। लेकिन कई सारी इन जनरल जो कर्व के अलॉन्ग मोशन की प्रॉब्लम्स होती है उनको हम सर्कुलर मोशन के आइडिया से घुमा फिरा के सॉल्व कर सकते हैं। अब ये महान आइडिया क्या है, खास आइडिया क्या है, ये देखो चलो मैं आपको बताता हूँ। सी, इन लोगों ने सबसे पहले इस आइडिया तक पहुंचे कैसे, लॉजिक क्या था, पहले तो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सी, व्हाट इंजीनियर्स ऑब्जर्व्ड वाज दिस कि ये मानते हैं जरूर कि सारे के सारे कर्व्स वैसे में तो अलग अलग होते हैं, 100% मानते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी कर्व का एक बिल्कुल इनफाइनाइटेबल छोटा सा पार्ट आप ले लो, बिल्कुल जरा सा इतना 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 अगर पार्ट ले लो, तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर जैसे मेरे सामने लेट अस से कि एक पैराबोला है, आपके सामने एक एलिप्स और एक सर्कल है, इनको पूरा मत देखो। अगर इनके इनफाइनाइटेबल पीसेस जो है, इनफाइनाइटेबल पीसेस को अगर मान लो आप ऐसे ऐसे और ऐसे बना लो इस तरीके से, और ऊपर वाली जो फिगर है उनको छुपा दो, खाली इनफाइनाइटेबल पीसेस को देखो, तो इन इनफाइनाइटेबल पीस को देख के ये बताना बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये एक पैराबोला में से लिया गया था, या ये एक एलिप्स के अंदर से लिया गया था, या ये एक सर्कल के अंदर से लिया गया था। ये बताना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स, जैसे अगर मान लो सपोज एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग का जो शेप है, वो जो दीवार बनानी है, दीवार का शेप स्ट्रेट भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्रिक वही रहती है। तो यहां पे भी अगर मान लो सपोज हम किसी भी कर्व का एक इनफाइनाइटेबल पार्ट लेते हैं, तो इस इनफाइनाइटेबल पार्ट को एक सर्कल के अंदर फिट करना पॉसिबल होता है, और जिस सर्कल के अंदर फिट करना पॉसिबल होता है उस सर्कल को, इनफैक्ट अभी मैं दूसरे पेज पे आता हूं, अगर उस सर्कल को ये लोग सर्कल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और उसके रेडियस को ये लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और आइडिया ये है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक पैराबोला है और पैराबोला में लेट अस से कि एक बिल्कुल इनफाइनाइटेबली स्मॉल जरा सा पार्ट में लेता हूं, यहां पे ये पार्ट अगर इस रेड सर्कल के अंदर फिट हो जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि इस पैराबोला का सर्कल ऑफ कर्वेचर ये है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि इस रेड सर्कल का जो रेडियस होगा इसको हम कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इन दिस पर्टिकुलर रीजन। नाउ यू माइट से कि इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, फायदा ही फायदा है। बिकॉज अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ आ रहा है, सॉरी सर्कुलर मोशन नहीं, पैराबोलिक मोशन करता हुआ आ रहा है इस तरीके से, तो वैसे तो हम बिल्कुल फुल्ली मानते हैं कि ये मोशन पैराबोलिक है, इट हैज नथिंग टू डू विद सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर मान लो सपोज मैं इसके मोशन को ये जरा से टाइम dt में, ये जितना डिस्टेंस dl कवर करता है, अगर इस जरा से डिस्टेंस dl को मैं अगर मान लो देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं इन टाइम dt, तो यहां से यहां तक का जो जरा सा मोशन होगा इसमें
तो ये इस रेड वाले सर्कल के अलॉन्ग ही मूव कर रहा होगा। इन अदर वर्ड्स इतने जरा से मोशन के लिए रेड वाला सर्कल और ब्लू वाला पैराबोला एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे। तो आप ये मान सकते हो कि पूरे मोशन के लिए तो नहीं, लेकिन इतने जरा से टाइम dt के लिए आप जरूर मान सकते हो कि ये पार्टिकल ब्लू वाले पैराबोला में नहीं, ये रेड वाले सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है। और अगर ये रेड वाले सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इतने जरा से टाइम dt के लिए आप इसमें सर्कुलर मोशन की सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो ये होना चाहिए, rc होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, और सेंटर आपका यहाँ पे होना चाहिए, एंड सो ऑन। और ये जो आइडिया है, ये आइडिया फिजिक्स के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत अलग अलग जगहों पे यूज होता है। जैसे हम इसे मैकेनिक्स में तो यूज करेंगे, आगे चल के मतलब इसके बड़े वर्सेटाइल यूजेस होते हैं। आगे चल के अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑप्टिक्स में भी यूज कर सकते हो। अब ऑप्टिक्स कहां से आ गई, आप याद करो 10th में आपने देखा था कि कुछ स्फेरिकल मिरर्स होते थे। जैसे अगर मान लो सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मालूम है तो 1/v + 1/u = 2/r होता था, एंड सो ऑन। नहीं भी याद है फॉर्मूला तो कोई बात नहीं है, आपको इतना तो याद होगा जरूर कि किसी भी कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेकेव मिरर का अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो आप ये निकाल सकते थे कि उसकी इमेज कहां पे बनेगी। लेकिन ये जो फॉर्मूले अपने पास होते थे ये खाली स्फेरिकल मिरर्स के लिए होते थे, मतलब कि जो मिरर का क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होना चाहिए। अगर मान लो सपोज मैं आपको दे देता कि भाई एक पैराबोलिक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, अब बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी, तो उसके लिए वो फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे जो आपने 9th-10th में देखे थे। लेकिन अगर मान लो मैं इसके साथ साथ ये भी बोल दूं कि भाई पैराबोलिक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है और पैराबोलिक मिरर का बहुत थोड़ा सा यहाँ पे बहुत जरा सा पार्ट है जिसका यूज करके आपको इमेज बनानी है, अब बताओ इमेज कहां पे बनेगी। तो आप क्या करोगे, आप वही स्फेरिकल मिरर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन पैराबोला का या पैराबोलिक कर्व का यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लोगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के बाद आप इसको एक बहुत स्मॉल पीस मान के सर्कुलर मिरर वाले आइडियाज लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये बात है, ये खाली मैकेनिक्स की ऑप्टिक्स की बात नहीं है, ये जनरल फंडा है कि अगर आपके पास कोई भी जनरल कर्व हो और ये आपको पता है कि उसके बड़े जरा से पार्ट का यूज करके ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उस जरा से पार्ट को जिस सर्कल के अंदर आप फिट कर सकते हो उस सर्कल के अंदर आप फिट करो, और उस पार्ट को फिर आप उस कर्व को पूरा ओवरऑल नेग्लेक्ट कर दो, और उस कर्व को एक जरा से सर्कल से अगर आप रिप्लेस कर दोगे, मतलब जरा सा नहीं लेकिन एक सर्कल के जरा से सेक्शन से अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर या सर्कल ऑफ कर्वेचर के कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस है, और आगे चल के हम देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर हजारों ऐसी प्रॉब्लम्स है या लाखों ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। बेसिक डेफिनेशंस ध्यान रखना, अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं देखी है बेसिक डेफिनेशंस, बट ये ध्यान रखना कि किसी भी कर्व के जरा से पीस को जिस सर्कल के अंदर हम फिट कर सकते हैं उसको हम सर्कल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उस कर्व का सर्कल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यह भी ध्यान रखना कि सर्कल ऑफ कर्वेचर, सेम कर्व का सर्कल ऑफ कर्वेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। जैसे अगर मान लो कोई आपको बोलता है कि बताओ पैराबोला है, यहां पे इस पैराबोला का सर्कल ऑफ कर्वेचर बना के दिखाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो एंड सो ऑन, तो क्या करोगे, यहां पे एक जरा सा सेक्शन ले लोगे और ये सेक्शन जिस सर्कल के अंदर फिट होगा ये सर्कल बना दोगे, इसका सेंटर ले लोगे, तो अब ये जो ग्रीन वाला सर्कल बना है ये सर्कल ऑफ कर्वेचर है फॉर दिस कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो आप निकाल लोगे। और ये भी ध्यान से देखो कि कोई भी कर्व जितना शार्पली टर्न होगा उसके अंदर उतना छोटा सर्कल फिट होने वाला है, कोई कर्व जितना फ्लैट होता जाएगा उसके अंदर उतना बड़ा सर्कल फिट होगा। जैसे अर्थ है, अर्थ इज एसेंशियली रफली स्पीकिंग अर्थ इज स्फेरिकल, लेकिन हम अगर ग्राउंड पे खड़े हो जाओ तो हमें ग्राउंड प्लेन दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा है कि आपको वो अप्रोक्सीमेटली चीजें प्लेन या फ्लैट दिखाई देती है। तो ध्यान रखना कि कोई भी कर्व जितना शार्पली टर्न करता है उतना छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और जैसे जैसे फ्लैट होता जाता है वहां पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता जाता है। तो फिजिक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व के डिग्री ऑफ शार्पनेस को या किसी भी टर्न की शार्पनेस को मेजर करने में काम आता है। जितना शार्प टर्न होगा उतना छोटा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। जैसा आई रिमेंबर मेरे एक इंजीनियर मित्र थे बहुत पहले, वो बताते थे कि अगर मान लो सपोज गवर्नमेंट को रोड्स बना दी है, रोड्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, तो उसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि जो रोड बनेगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लिमिट से ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए। बिकॉज जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर मान लो सपोज आपको
एक सिटी ए से एक सिटी बी तक रोड बना दी है। अब बीच में यहाँ पे मान लो सपोज कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कोई किला विला पड़ रहा है जिसको आप तोड़ के उसके बीच से रोड नहीं बना सकते, तो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि रोड यहाँ तक लेके आएगा और फिर उसके साइड से निकाल के यहाँ तक लेके जाएगा। ऐसे यू कैन इजिली सी कि अगर मान लो सपोज कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल बचाना है, जो ऑब्वियसली उसको बचाना चाहिए भी, लेकिन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो अगर उसको मटेरियल बचाना है तो रोड का ये वाला शेप बनाओगे तो ये शायद सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पड़ेगा। बट यू कैन इजीली सी कि इसमें ड्राइविंग थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी, बिकॉज जो भी बंदा स्ट्रेट रोड पे आएगा वहां तक तो बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ पे शार्पली उसको टर्न मार के घूमना पड़ेगा, फिर सीधे जाना पड़ेगा, तो ये टर्निंग जितनी ज्यादा शार्प होती है उतना ज्यादा ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है। इसकी बजाय अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करता है कि इस रोड को थोड़ा पहले से ही घुमाना शुरू कर देता है और यहां से करके ऐसे निकाल लेता है, तो यू कैन सी दैट ड्राइविंग अलोंग दिस न्यू पाथ विल बी डेफिनेटली मच इजियर एंड मच स्मूदर। लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर अगर आप मेजर करके देखोगे तो इसके अंदर रोड ज्यादा लंबी बनेगी, मटेरियल ज्यादा लगेगा, और गवर्नमेंट को भी पता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की टेंडेंसी होगी कि यार मिनिमम मटेरियल में काम हो जाए, क्वालिटी तो बाद में देखी जाएगी, तो वो उन्होंने नॉर्म्स बना रखे हैं कि जो भी कर्व आप रोड बनाओगे उसका किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे आपने रोड शार्प टर्निंग लेते हुए बना दी है। अब अगर शार्प टर्निंग लेते हुए बना दिया तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, ड्राइविंग स्पीड स्लो हो जाएगी, द होल पर्पस ऑफ मेकिंग अ गुड रोड विल बी डिफीटेड। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो शार्पनेस ऑफ कर्व को डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है, उसके बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। जैसे या फॉर एग्जांपल अगर मान लो सपोज आपको एक मिसाइल लॉन्च करनी है, तो मिसाइल यू कैन वेरी इजीली सी कि कुछ कर्व पाथ में जाके इस तरीके से जाएगी। अब आपको पता है कि मिसाइल के अंदर बड़े सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं विच डिटरमाइन कि बॉम्ब कब एक्सप्लोड होगा, कैसे एक्सप्लोड होगा एंड सो ऑन, और ये सेंसिटिव इक्विपमेंट्स आराम से डैमेज हो सकते हैं अगर आपकी मिसाइल बहुत शार्प टर्न लेती है। तो बहुत शार्प टर्निंग में बड़े सारे फोर्सेस लगते हैं, उसमें इक्विपमेंट्स आपके डैमेज हो सकते हैं। तो जो भी मिसाइल्स आप बनाओगे उसके ऊपर एक स्पेसिफिकेशन आपको भी देना पड़ेगा कि ये मिसाइल इतने ज्यादा जो उसकी जो कभी भी टर्निंग होगी वो इससे ज्यादा शार्प नहीं होगी, बिकॉज इससे ज्यादा शार्प टर्न करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि वो हवा में एक्सप्लोड हो जाए। तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज लेट अस से कि एक मिसाइल है, आजकल जो मिसाइल्स आती है वो बस ऐसा नहीं रहता कि आपने फेंका और उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगी, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल होता है कि सामने वाला जो मान लो फाइटर प्लेन है वो अगर ऐसे ऐसे उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा है तो उसको पीछे पड़ जाती है मिसाइल, और अब पीछे पड़ने का मतलब है कि कई जगहों पे उसका टर्निंग बड़ी शार्प आएगी, तो एक डिग्री से ज्यादा शार्पनेस अगर होगी तो मिसाइल डैमेज होने के चांसेस होंगे इक्विपमेंट्स। तो देयरफॉर हमेशा उसकी जो भी प्रोग्रामिंग करी जाती है वो इस तरह से करी जाती है कि जो भी पाथ बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, ये बात है। तो आप ध्यान से देखो कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आइडिया है बड़ा जबरदस्त, और ये तो अभी मैं खाली आपको ट्रेलर बता रहा हूं, अभी आगे चल के देखना फिजिक्स में ये बहुत जगहों पे बड़े तगड़े तरीके से यूज होने वाला है। लेकिन अभी तक हमने जो कोर आइडिया देखा है उसका मतलब बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये है। दो बातें, नंबर वन, सर्कुलर मोशन के जो जो आइडियाज हैं उनको आप एक जनरल कर्व के लिए लगाने का आइडिया डेवलप कर रहे हो, एक मेन रीजन तो ये है सर्कुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट डेवलप करने का, और दूसरा फंडा ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व के या किसी भी टर्निंग की शार्पनेस को मेजर करता है, जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ज्यादा वो टर्न आपका शार्प होगा, ये बात है। तो अभी आगे चलते हैं। जैसे मान लो सपोज आपको लेट अस से कि एक दो मैं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बना के दिखाता हूं जिसमें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। सी, जैसे आप ये देखो कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल है, और किसी प्रोजेक्टाइल को मान लो मैं एक स्पीड u से प्रोजेक्ट करता हूं एट एन एंगल थीटा, तो यू नो वेरी वेल कि अगर एयर रेजिस्टेंस वगैरह नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा, वापस नीचे गिर जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मान लो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं कि ये कर्व पैराबोला है, वेरी नाइस, लेकिन हर कर्व का हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि भाई इस पैराबोलिक पाथ का या इक्वेशन ऑफ जो आपकी सॉरी प्रोजेक्टाइल की जो भी ट्रेजेक्ट्री बनी है, इस ट्रेजेक्ट्री का टॉप पॉइंट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, मान लो ये निकाल के बताओ। अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो हमने बेसिक डेफिनेशन या जो बेसिक लॉजिक देखा था उससे अभी आप देखना उसका यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप आराम से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। कैसे? ये देखो, हमारा टारगेट ये है कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस ट्रेजेक्ट्री का एट द टॉप पॉइंट। अब याद करो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या थी। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन ये थी कि अगर आप टॉप पॉइंट पे एक जरा सा सेक्शन लेते हो डीएल लेंथ का, तो
उसके अंदर जो सर्कल एग्जैक्टली फिट हो जाएगा उस सर्कल को हम बोलेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, और उसके रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हम ये कह सकते हैं कि इस जरा से सेक्शन डीएल को कवर करने के लिए जो टाइम लगता है dt, इतने टाइम में ये पार्टिकल इस रेड वाले सर्कल के अलॉन्ग चल रहा है। हम इसके ऊपर सर्कुलर मोशन के आइडियाज लगा सकते हैं। अब देखो यहां से मजेदार बात शुरू होती है। सी हमें पता है कि टॉप पॉइंट पे इस पार्टिकल की जो स्पीड होगी ये बचेगी खाली u cos थीटा। और ये भी याद करो कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता था, आपको अगर उसकी स्पीड पता है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाता है v²/r। तो अगर टॉप पॉइंट पे इसकी स्पीड है मान लो u cos थीटा, और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये रेड वाले सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो मैं ये बिल्कुल 100% बोल सकता हूं कि इस टॉप पॉइंट पे इसका जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा v²/rc। rc मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच इज लाइक u² cos² θ/rc। ये हो जाएगा इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अपने पार्टिकल का। और फर्दर मुझे न्यूटन लॉ भी आता है, तो मुझे ये भी पता है कि किसी भी पार्टिकल का दुनिया में कोई भी एक्सेलरेशन हो, सेंट्रिपिटल, टेंजेंशियल, ये वाला वो वाला, दुनिया का कोई भी एक्सेलरेशन हो, अल्टीमेटली न्यूटन बाबा एक चीज बोल के गए थे कि बिना फोर्स के कोई एक्सेलरेशन नहीं आता है। तो देयरफॉर आप टॉप पॉइंट के ऊपर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सिर्फ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा mg, तो जो एक्सेलरेशन होगा इस पार्टिकल का वो होना चाहिए g। तो टॉप पॉइंट पे बाय न्यूटन सेकंड लॉ टॉप पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए g इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर सर्कुलर मोशन के आइडिया से आप देखो तो टॉप पॉइंट पे जो इसका एक्सेलरेशन है वो v²/r है। बस इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, बिकॉज आप चाहे सर्कुलर मोशन से देखो चाहे न्यूटन लॉ से देखो, फिजिक्स तो एक ही है, एक्सेलरेशन तो एक ही आना चाहिए। तो देयरफॉर यू कैन से कि जो एक्सेलरेशन है टॉप पॉइंट पे ये है g, और यही है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू है u² cos² θ/rc। इसका मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़े स्मार्ट तरीके से हमने निकाल लिया है, ये है u² cos² θ/g। ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का एट द टॉप पॉइंट। और थोड़ा सा और सोच के देखो, जो हमने ये आइडियाज देखे थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ये बताता है कि कोई कर्व कितना शार्पली टर्न हो रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब आप यहां से फिट कर सकते हो। सी आप देखो कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप जितना वर्टिकली फेंकोगे उतना ज्यादा शार्पली टर्न होगा टॉप पॉइंट पे, जितना हॉरिजॉन्टली फेंकोगे उतना ज्यादा फ्लैट ट्रेजेक्टरी होगी। यू कैन सी कि ये वाले जो सेकंड वाली फिगर मैंने बनाई है उसमें टर्निंग टॉप पॉइंट के ऊपर टर्निंग उतनी शार्प नहीं है, इसमें शार्पनेस ज्यादा है। और ज्यादा शार्प टर्निंग होने का मतलब होता था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होना चाहिए। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉप पॉइंट के ऊपर शार्पनेस भी ज्यादा होगी, जो टर्निंग है उसकी शार्पनेस भी ज्यादा होगी टॉप पॉइंट के ऊपर। तो देयरफॉर यू कैन सी, और जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होना चाहिए। ये जो चीज है इस चीज को हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। और ये चीज यहाँ पे फिट भी होती है, बिकॉज यू कैन सी कि अगर थीटा इंक्रीज करोगे तो हमें पता है थीटा इंक्रीज करने से कॉस थीटा डिक्रीज होता है, कॉस थीटा डिक्रीज होगा मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिक्रीज होगा। ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से कम रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, इन अदर वर्ड्स शार्पनेस ऊपर टर्निंग के ऊपर ज्यादा होगी। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, बट घुमा फिरा के हम चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन और बेटर हो जाता है इफ यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स। तो क्या बात हुई अपनी, हमने ये निकाल लिया। हमारा इनफैक्ट ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के देखा है। अभी तक तो हमने इसके पहले वाली स्लाइड में देखो तो हमने खाली रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट देखा था रफली, लेकिन इस प्रॉब्लम में आप देख लो हमने देखा कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं आपको u की और थीटा की वैल्यू दे देता हूं, तो आप एग्जैक्टली अगर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है तो आप एग्जैक्टली 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर कितनी वैल्यू है वो एग्जैक्टली आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की निकाल सकते हो। ये बात है। और आगे देखो, इसी तरीके से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के भी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स बनाने वाले हैं। जैसे हैव अ लुक एट दिस सेकंड प्रॉब्लम, और इसके थ्रू इनफैक्ट प्रॉब्लम या एग्जांपल तो मैं इनको बोल रहा हूं, बट ये सारी की सारी थ्योरी है जिसमें अभी अपन ये सीख रहे हैं कि किसी भी
पार्टिकल को अगर आपने कर्व के अलॉन्ग फेंका है, वो कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो कर्व में अलग अलग जगहों पे, इधर इधर उधर अलग अलग जगहों पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला जाता है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस वही प्रोजेक्टाइल है अपने पास, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको हमेशा की तरह दिया है। अब की बार क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई टॉप पॉइंट नहीं, इसके इस ट्रेजेक्टरी के एक जनरल पॉइंट के ऊपर हमें निकालना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। जैसे अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लेटर से जहां पे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट को लेटर से मैं P बोल देता हूं। तो ये तो क्लियर है कि पॉइंट P के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल की जो भी वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, और कुछ एंगल वैंगल मार्क करना है तो इस एंगल को भी मैं कुछ अल्फा बोल देता हूं, और जो भी वेलोसिटी होती है वो अगर टेंजेंट के अलॉन्ग होती है तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। इन अदर वर्ड्स जो भी सर्कल ऑफ कर्वेचर बनाओगे उसका ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे आपका परपेंडिकुलर लाइन पे आएगा, और ये इस टाइप से आपका बनेगा सर्कल ऑफ कर्वेचर। और अगर मान लो सपोज हमें ये निकालना है कि अब इस पॉइंट P के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल मोशन का या जो आपका पैराबोलिक मोशन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। सी अब की बार आप देखो कि पिछली बार तो हमने क्या किया था कि हमने सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन वगैरह की कुछ बात करी थी, यहां पे भी अपन वही बात करेंगे कि अल्टीमेटली अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, और इसकी वैल्यू होती है v²/r। ठीक है, एक बात तो ये है, नाउ नोट केयरफुली कि इन्होंने क्वेश्चन में आपको v की वैल्यू दी है, इन्होंने बोला है दैट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द ट्रैजेक्टरी एट द इंस्टेंट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v। तो पहली बात तो ध्यान से देखो कि इन्होंने u और थीटा और v ये सब दिए हैं, g तो ऑफ कोर्स गिवन रहता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हो जाएगा v²/ac। ठीक है, एक फर्स्ट इक्वेशन तो आप मान लो कि ये आ गई आपकी। अब इसमें अगर आपको किसी तरीके से AC की वैल्यू मिल जाए तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। अब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन हमेशा हमें न्यूटन्स लॉ से मिल जाता है इस तरह के केसेस में, बिकॉज न्यूटन्स लॉ बड़े क्लियरली बोलते हैं कि अल्टीमेटली दुनिया का कोई भी एक्सेलरेशन आप उसे ये नाम दे दो, वो नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, अल्टीमेटली दुनिया का हर एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से ही आता है। तो जरा एक दूसरा कलर लेके मैं जरा इसमें फोर्सेस भी बनाता हूं। यू कैन सी कि जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है mg, और इस मास इनटू g को अगर आप मास से डिवाइड कर दो तो इसका एक्सेलरेशन आ जाता है g। इन अदर वर्ड्स प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन तो हमेशा g ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई भी फंडा लगा लो। बस अगर अब इस g को मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेता हूं, ध्यान से देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये एंगल अल्फा है। अगर मैं g को रिजॉल्व कर लेता हूं ऐसे और ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा लेट मी हाईलाइट दिस, ये g है टोटल एक्सेलरेशन, इसको अगर मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेता हूं ऐसे और ऐसे, तो नोट केयरफुली कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको याद होगा कि टोटल एक्सेलरेशन के अगर आप दो कंपोनेंट लेते हो तो जो सेंटर के अलोंग कंपोनेंट आता है उसको हम AC बोलते हैं, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट आता है टोटल एक्सेलरेशन का उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये स्पीड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पे आप ध्यान से देखो कि यहां पे जो ये g है इसका जो ये cos अल्फा वाला कंपोनेंट होगा g cos अल्फा, दोनों लिख देता हूं मैं एक बार, g cos अल्फा सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये सेंट्रिपेटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, और g sin अल्फा जो है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। नोट केयरफुली कि g sin अल्फा इस स्पीड को कम कर रहा है और g cos अल्फा इस वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नोट केयरफुली कि जब ये टॉप पॉइंट पे था पिछले क्वेश्चन में तो खाली AC था, 80 नहीं था, हमें 80 से मतलब भी नहीं था तो हमने बॉदर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जो टोटल एक्सेलरेशन है इसके दोनों कंपोनेंट्स हैं जिसमें से अगेन 80 का कोई यूज नहीं होगा प्रॉब्लम में, लेकिन AC का डेफिनेटली यूज होगा। तो अब आप बोल सकते हो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो है g cos अल्फा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें मिल जाता है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, इसको मैं इधर डाल देता हूं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा v²/g cos अल्फा, ये आ जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऑलमोस्ट अपना काम हो गया है, बस वही है कि हमें अल्फा दिया नहीं था डायरेक्टली,
हमें अल्फा की बजाय दूसरी चीजें दी थी, यू दिया था, थीटा दिया था, तो अल्फा की वैल्यू कॉस अल्फा की वैल्यू में डाल देता हूं यहाँ पे, दैट्स अ वेरी माइनर स्टेप। यू नो वेरी वेल कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, तो देयरफॉर v cos अल्फा और u cos थीटा तो इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर cos अल्फा चाहिए अगर आपको तो u बाय v cos थीटा बोल सकते हो इसको। और मतलब कुछ भी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट तो हम सब देख चुके हैं, ये खाली बस लास्ट का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, तो बस इतना सा काम कर देते हैं। cos अल्फा की जगह आप u बाय v cos थीटा डाल दोगे, तो सब कुछ कर करा के घुमा फिरा के जो फाइनल रिजल्ट आता है, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनली आ जाएगा v क्यूब बाय जी यू cos थीटा। ये आपके पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल। तो देखो हमारा कंसेप्ट क्या बनता जा रहा है, कंसेप्ट ये बनता जा रहा है कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी कर्व में जा रहा है और आपको किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो सबसे पहला काम ये करो कि जिस पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस पॉइंट के ऊपर एटलीस्ट एक रफली स्पीकिंग एक सर्कल ऑफ कर्वेचर बना दो। टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल लाइन होती है वो लाइन आप देख लो, उसके ऊपर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ये सर्कल ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब सबसे पहले तो बना दो। उसके बाद दो स्टेप्स आपको लगाने होते हैं हर जगह, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दो स्टेप्स लगाने हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आपको पार्टिकल की स्पीड पता है तो जो भी AC होगा वो v² बाय r तो हो ही जाएगा, स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2, AC की वैल्यू आप न्यूटन्स लॉ से निकाल लेते हो, बिकॉज अगर आपको इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स पता है तो फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल लो, और एक्सेलरेशन का जो सेंटर के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वही होता है AC, तो AC की वैल्यू आप यहां से निकाल लो और उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दो, आराम से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। और देखो और क्वेश्चंस बना सकते हैं इस तरह से, तो आप हजारों क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे एक और देख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने और इसमें ग्रेविटेशन के आइडियाज मिला के बना दिया, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। इसके लिए एक छोटा सा प्री रिक्विजिट है जो अपने को पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आपको आता होगा, बट स्टिल हमने ऑफिशियली अभी ग्रेविटेशन का चैप्टर तो देखा नहीं है, तो एक बार ईमानदारी वाली बात तो ये कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सी न्यूटन का एक लॉ था जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। न्यूटन ने एक और चीज कही थी कि अगर मान लो दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 मास के, इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो r, दो पार्टिकल्स है इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो न्यूटन ने कहा था कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो ग्रेविटी का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दिस इज गिवन बाय gm1m2 बाय r²। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज गिवन बाय gm1m2 बाय r²। कैपिटल G जो होता है उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल देते हैं, r का मतलब होता है इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉमन सा फॉर्मूला है, जनरली बच्चों को पता रहता है, बट फिर भी ऑफिशियली हमने अभी ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं देखा था, तो मैंने ये एक छोटा सा फोर्स आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। और बाकी अब चलते हैं, ये भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं बचपन में कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं जाते हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑर्बिट हल्के से एलिप्टिकल होते हैं। तो मैंने उसी चीज की बात करी है यहाँ पे कि मान लो सपोज ये सन है, m2 जो है ये सन का मास है, ग्रीन पार्टिकल आपका सन है, और ये रेड छोटा सा जो पार्टिकल है ये कोई प्लैनेट है, और ये प्लैनेट मान लो सपोज सन के अराउंड ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट कर रहा है यू। ऑल्सो नोट केयरफुली कि जो सन होता है वो एलिप्स के सेंटर पे नहीं होता है, सन जो होता है वो एलिप्स के सेंटर से थोड़ा सा अलग होता है, सेंटर से थोड़ा सा एक दूर पॉइंट होता है, जिसको आगे चल के आप मैथ्स में पढ़ोगे, जिसको ये लोग एलिप्स का फोकस बोलते हैं। तो जो सन होता है वो फोकस के ऊपर होता है और इसके अराउंड प्लैनेट इस तरीके से घूमता रहता है, ये होता है इलिप्टिकल मोशन। जिस समय प्लैनेट सन से सबसे पास में होता है उस समय लेट अस से कि मे बी उस समय थोड़ा सा समर वाला सीजन ज्यादा होता होगा, और जिस समय जो प्लैनेट है वो सन से मैक्सिमम दूरी के ऊपर होता है उस समय आप मान लो कि कुछ विंटर वाला सीजन हो जाएगा, रफली स्पीकिंग। नोट केयरफुली अगेन कि अगर सन को गलती से आप एलिप्स के सेंटर पे बना देते हो तो फिर ये समर और विंटर की बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा काम। तो ध्यान रखना कि जो सन है वो हल्का सा ऑफ सेंटर होता है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। और अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर हमें मान लो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है, थोड़ा इलेप्टिकल मोशन के बारे में भी पता है कि सन और प्लैनेट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको पता है, उस टाइम पे स्पीड पता है, मतलब जो जो फिगर के अंदर आपको दिख रहा है वो सारी चीजें अगर आपको पता है, तो अपना टारगेट यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि जब प्लैनेट इस वाली पोजीशन में होगा तो
इसके एलिप्टिकल ऑर्बिट का रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को निकालना है। ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये नहीं कि आप कहोगे सर आर तो दिया ही है तो यही हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं, बिल्कुल नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कंप्लीटली डिफरेंट। आर का तो मतलब है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। जैसे अगर मान लो सपोज आप एक सर्कल बनाते हो इस तरीके से, ये ब्लू वाला, और ये ब्लू वाला सर्कल इस जरा से पार्ट के अंदर फिट हो जाता है, तो ये ब्लू वाला सर्कल हो जाएगा सर्कल ऑफ कर्वेचर, और इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो थोड़ा अच्छे से सर्कल बना देता हूं मैं यहाँ पे। लेट अस से कि ये सर्कल ऑफ कर्वेचर है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है आरसी। अब आप देखो यहां पे भी हम अपने वही सिंपल आइडियाज लगाने वाले हैं। देखो यू कैन सी कि अगर पार्टिकल, मान लो मैं बोलता हूं कि ये जरा से सेक्शन में जब मूव कर रहा था, इसमें अगर इसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन मान लेते हैं, तो इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर सी। इन अदर वर्ड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा v स्क्वायर बाय ए सी, पॉइंट नंबर 1। और ए सी हम 100% निकाल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज अल्टीमेटली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, ये सब फोर्सेस की वजह से आते हैं। तो आप देखो कि जब ये प्लैनेट यहाँ पे था m1, तो इसके ऊपर सन जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगा आपका इस तरीके से gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट। ये आप देख लो, ये हो जाएगा gm2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एंड अगेन नोट वेरी वेरी केयरफुली कि ये r अलग है और ये rc अलग है। ये r का तो मतलब है कि सन और प्लैनेट के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो है r, और आरसी का मतलब है, आरसी एक थोड़ी इमेजिनरी सी चीज है कि अगर मान लो हम ये मान लेते हैं कि ये जरा सा आर के सर्कल के अंदर फिट होता है, तो इस इमेजिनरी सर्कल के रेडियस को हम आरसी बोल रहे हैं। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो ये हो जाएगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन कब, जब पार्टिकल आपका इस जगह था। एंड यू नो वेरी वेल कि ये एक्सेलरेशन पूरी तरीके से इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे आपको कोई एसी और एटी में रिजॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे सिंपली बोल सकते हो कि ये एक्सेलरेशन पूरी तरह से सेंटर के डायरेक्शन में है, तो यही एक्सेलरेशन अल्टीमेटली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर इस चीज को हम एसी की जगह पुट कर देते हैं और उससे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल आ जाएगा। तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm2 बाय आर स्क्वायर, दिस विल बी v स्क्वायर आर स्क्वायर बाय gm2। ये आ जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल, ये बात है। तो ये देख लो कि ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है, जिसमें आप किसी भी कर्व के अंदर अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरीकों से निकाल सकते हो। और इसको, ये जो मैंने अभी 3 एग्जांपल्स लिए हैं, मतलब थ्योरी ही एक तरह से मानो आप इनको, इन तीनों एग्जांपल्स की जो कोर थ्योरी है, अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। सी, इन सारे एग्जांपल्स में आपने एक जनरल चीज नोट करी होगी कि अगर मान लो सपोज पार्टिकल किसी भी कर्व में मूव कर रहा है, मान लो कुछ भी कर्व है, इस ब्लू वाले पाथ के अलॉन्ग मान लो पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, सी वेलोसिटी तो हमेशा कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी, और आपको यह पता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है। सी देयर इज नो नीड, देयर इज नो नेसेसिटी कि जो नेट फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में होगा या इसी डायरेक्शन में होगा। नेट फोर्स कैन बी इन एनी डायरेक्शन। फाइनल, ये सारी की सारी जो हमने अभी तक एग्जांपल्स देखे, इनको समराइज करके फाइनली थ्योरी ये बनती है कि अगर किसी भी इंस्टेंट पे आपको एक पार्टिकल की वेलोसिटी और उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स पता है, और ये छोटे मोटी चीजें और पता है अगर मान लो, तो अब आप ये बोल सकते हो कि इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन की थ्योरी के हिसाब से इस पार्टिकल का जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर सी। ये करके एक इक्वेशन बनाते हैं, और दूसरी इक्वेशन हमेशा ऐसे बनाते हैं कि फोर्स का जो सेंटर के डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो ले लो, और f साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास कर दोगे तो ये आपको एक्सेलरेशन का सेंट्रिपिटल कंपोनेंट मिल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ने आपको AC की वैल्यू दे दी, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर AC को डाल दोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय f sin theta divided by m. तो it will be like something like mv square divided by f sin theta। मतलब you don't have to memorize this formula, लेकिन ये एक जनरल फंडा है, इसको ये लोग टेक्निकल लैंग्वेज में फोर्स मेथड बोलते हैं।
फोर्स मेथड फॉर कैलकुलेटिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी पार्टिकल के ऊपर ध्यान रखना, अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर एक जनरल टाइम टी के ऊपर आपको उसके ऊपर लगने वाला फोर्स पता है और आपको ये पता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है और दोनों के बीच का एंगल पता है, ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आराम से इस तरीके से आप इसकी ट्रेजेक्टरी का, इसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस इंस्टेंट के ऊपर 100% निकाल सकते हो। तो अभी तक समराइजिंग एवरीथिंग, अभी तक हमने देखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट क्या होता है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या होती है, दैट परहैप्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद हमने कई सारे एग्जांपल्स के थ्रू ये देखा है कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर आपको फोर्स और उसकी वेलोसिटी और उनके बीच का एंगल अगर आपको किसी एक इंस्टेंट पे पता है तो आराम से आप उस पार्टिकल का की ट्रेजेक्टरी का, उसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। चलो भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब मैं थोड़ी सी आपको एक एडवांस प्लस लेवल की चीज बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। एक बड़ा सा खतरनाक सा फॉर्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसको हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और इसका थोड़ा सा यूज करने वाले हैं। सी, अभी तक तो हमने देखा है कि किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम जो टेक्निक लगाते थे उसमें हमें पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए होती थी, एक्सेलरेशन चाहिए होता था, दिस एंड दैट, बहुत कुछ चाहिए रहता था। लेकिन लकीली एक तरीका और है जिसमें हमें ये सब कुछ भी नहीं चाहिए रहता है। अगर मुझे बस कर्व की इक्वेशन बता दो, जैसे अगर मान लो सपोज मेरे पास एक पैराबोला है, मुझे बस ये बता दो कि भाई पैराबोला की ये इक्वेशन है, तो एक तरीका ऐसा भी होता है जिससे अगर आपको पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी की या पाथ की इक्वेशन पता है या दुनिया में किसी भी कर्व की अगर इक्वेशन पता है तो उस इक्वेशन का यूज करके लकीली एक रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का बड़ा सिंपल सा सीधा सा मेथड होता है और ये हम देखने वाले हैं क्या होता है। पहले मैं आपको मेथड बताऊंगा और मेथड के बाद फिर लास्ट में मैं उसका प्रूफ वगैरह भी बताने वाला हूं, बट यहां मैं थोड़ा सा उल्टा चलने वाला हूं बिकॉज सिंस द मेथड इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको पहले मेथड बता के, उसको समझा के, उसको यूज करने की प्रैक्टिस वगैरह करवा के आपका बेसिक काम तो पहले करवा दूंगा और उसके बाद लास्ट में मैं आपको उसकी डेरिवेशन भी दूंगा। ये जो बड़ा सा फॉर्मूला दिया है इसकी डेरिवेशन भी दूंगा, बट वो लास्ट में दूंगा। देखो फंडा क्या है पहले तो ये देखते हैं। फंडा ये कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई पार्टिकल है जो ऐसे कर्व में जा रहा है, आपको इस कर्व की इक्वेशन मान लो किसी ने दे दी है व्हाटएवर, तो आप इसमें बस दो चीजें निकालो। y अगर आपको एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो इसमें दो चीजें निकालो, बस एक चीज निकाल लो dy बाई डी एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम स्लोप भी बोलते हैं, और दूसरा आप निकाल लो इसका सेकेंड डेरिवेटिव। एंड इट कैन बी शोन दैट कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपको मिल गए तो एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है। इस बड़े से फॉर्मूले में फर्स्ट डेरिवेटिव को इधर डालो, सेकेंड डेरिवेटिव को नीचे डालो और उसके बाद जो जो दिया इधर उधर करके आप पूरा सॉल्व कर लो, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। Now, this sounds a little bit magical or maybe you can say that a little bit illogical also at this point कि सर कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला, लेकिन ये मैं आपको पहले ही आइडिया दे चुका हूँ कि इस फॉर्मूले को हम बिल्कुल एंड में डिराइव करेंगे। सबसे पहले सिंस द फॉर्मूला इज बिग, द मेथड इज अपरेंटली अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको पहले मेथड से थोड़ा सा कंफर्टेबल करा दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी डेरिवेशन के अंदर जाऊंगा। लेकिन मेथड बेसिकली आपको ये बोलता है कि किसी भी कर्व का अगर आपको दो चीजें आपको कर्व के बारे में पता है, एक उसका स्लोप और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ध्यान से देखो, ये है स्लोप और ये होता है स्लोप का डेरिवेटिव, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अगर मान लो सपोज आपको किसी भी कर्व के बारे में ये दो चीजें पता है तो इन दोनों चीजों का यूज करके आप रेडियस ऑफ कर्वेचर 100% निकाल सकते हो किसी भी कर्व का। उसके ऊपर मूव करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, उसके ऊपर फोर्स कितना है, वो सब की कोई जरूरत नहीं है। वो सब पता है तो आप अपने फर्स्ट मेथड से निकाल लो, लेकिन अगर वो सब नहीं पता है तो इस सेकंड मेथड से बड़े आराम से आप ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो इस बड़े से फॉर्मूले का यूज करके। अब फॉर्मूले को आप एक बार देख लो, चाहिए तो मैं एक बार पढ़ भी देता हूं। इट इज समथिंग लाइक दिस कि 1 प्लस एम स्क्वायर, ये जो चीज है ये एम है एक तरीके से स्लोप, तो 1 प्लस एम स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2, डिनोमिनेटर में सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y है या dm बाई dx आप बोल दो डिनोमिनेटर को, और इसका मैंने एक मॉड लगा दिया है। मॉड इसलिए लगाया बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डेफिनेशन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सेकेंड डेरिवेटिव अगर गलती से नेगेटिव भी आ जाता है तो आप उस नेगेटिव साइन को खाली नेग्लेक्ट करके उसका खाली मॉड ले लोगे तो आपको मिल जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाकी देखो इधर उधर की बातें बहुत सारी हो रही है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके दिखाता हूं इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स अ लिटिल बिट क्लियरर। जैसे मान लो सपोज मेरे को एक पैराबोला दिया है
और हम थोड़ा बहुत इसमें अपने एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लो मुझे इस पैराबोलिक कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। लेट अस से कि एट बॉटम पॉइंट एंड एट अनदर पॉइंट 1,1, इन दो जगहों पे मान लो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो देखो हमारा मेथड क्या बोलता है, मेथड ये बोलता है कि कोई भी कर्व दिया हो उसके बारे में दो चीजें पहले निकाल लो। सबसे पहले निकाल लो इसका स्लोप। तो अब आप देख लो कि इस वाले कर्व का अगर आप स्लोप लोगे तो ये हो जाएगा 2x, और फिर उसके बाद निकाल लो स्लोप का भी डेरिवेटिव यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी कि dy बाय dm बाई dx, ये हो जाएगा आपके पास 2। स्लोप और स्लोप का डेरिवेटिव है, दोनों चीजें निकाल लो। और उसके बाद आप देख लो कि अगर मान लो सपोज आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए था एट 0,0, तो इसके अंदर आप x की वैल्यू 0 डाल दो, तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी 0, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस ऑल्सो बिकॉज यू नो दैट कि पैराबोला का स्लोप बॉटम पॉइंट पे तो 0 ही होता है, वो हमें एनीवे पता ही था। और स्लोप का जो डेरिवेटिव होता है यानी कि ये चीज, इसमें तो कहीं x आ ही नहीं रहा है, तो ये तो आपका 2 ही रहेगा। तो देयरफॉर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए था एट द बॉटम पॉइंट, तो आप देख लो कि हमारे ये दोनों इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम अपना लड्डू बना लेते हैं और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो आप देख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं बिकॉज देखो यहाँ पे मेन चैलेंज उस फॉर्मूले को याद करना ही है, बिकॉज फॉर्मूला बड़ा सा है, खतरनाक सा है। उस फॉर्मूले को याद करना है और उस फॉर्मूले को देख के जो थोड़ा सा मन में डर आ जाता है हल्का सा, वो डर नहीं आना चाहिए, बस ये मेन चीज है। सी फॉर्मूला था 1 प्लस एम स्क्वायर रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मॉड, ये फॉर्मूला था। अब आप देख लो कि 0,0 के ऊपर m का वैल्यू तो 0 आ जाता है, तो 1 प्लस 0 होल रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो हो जाता है 2, तो दिस विल बी 1/2। वेरी सिंपल। देखो फॉर्मूला भले ही देखने में भले ही कितना बड़ा सा लगे, खतरनाक सा लगे, लेकिन अभी आप देखना इस एग्जांपल के बाद यू विल एग्री विद मी कि इस फॉर्मूले को यूज करना बहुत आसान होता है। बस फॉर्मूला बड़ा सा दिखता है बट यूजेज इज वेरी वेरी इजी। तो जैसे अभी आपने निकाल लिया कि इस पैराबोलिक कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर बॉटम पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 यूनिट्स हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अच्छी बात यह है कि अब इस एक बार अगर आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया तो ये पैराबोला का इस पैराबोलिक कर्व के ऊपर कोई भी पार्टिकल कितनी भी स्पीड से चले, कम स्पीड हो, ज्यादा स्पीड हो, ऐसा हो वैसा हो, कोई भी फोर्सेस लग रहे हो, व्हाटएवर बी द केस, अगर कोई पता है अपने को कि कोई पार्टिकल इस पैराबोलिक कर्व के ऊपर चल रहा है, तो जब ये बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसकी ट्रेजेक्टरी का रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होगा, ये 1/2 ही होगा, इट कांट बी एनीथिंग एल्स। इसी तरीके से मान लो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एक दूसरे पॉइंट के ऊपर, मान लो 1,1 के ऊपर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, x की वैल्यू जहां हमने 0 डाली थी बस वहां पे आप x की वैल्यू 1 डाल दो, बस कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। तो मैं ये थोड़ी सी चीजें चेंज कर देता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए हमें 1,1 पे, तो x की वैल्यू 1 डालो। अब आप देख लो m हो जाएगा आपके पास 2, और ये देख लो कि dm बाई dx तो आपके पास ऑलरेडी 2 है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो देयरफॉर अगर आप ये दोनों चीजें यहां पे पुट कर दो अपने फॉर्मूले में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 2, एंड नाउ यू कैन सी 1 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5√5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी सिंपल। और खुद ही देख लो कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पुराने वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी ज्यादा है। सी अपना बॉटम पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था ये खाली हाफ था, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 5√5 इंटू हाफ है, मतलब पुराने रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी ज्यादा है। ये होना भी चाहिए बिकॉज वी नो वेरी वेल कि पैराबोला इज अ काइंड ऑफ कर्व जो अपने बॉटम पॉइंट के ऊपर बहुत शार्पली टर्न होता है, और जैसे जैसे आप दूर होते जाते हो वैसे वैसे कर्व फ्लैट होता जाता है, और जितना ज्यादा फ्लैट होगा कोई भी कर्व उतना ज्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो देयरफॉर बॉटम पॉइंट के ऊपर मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर आना चाहिए, और वो आ भी रहा है। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे कर्व बहुत तेजी से फ्लैट होता जाता है, वैसे वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा, ये बात है। तो ये देख लो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये देखी है कि अगर आपको किसी पार्टिकल की बारे में
मैकेनिक्स वाले डिटेल्स नहीं भी पता है कि उसकी वेलोसिटी है कितनी, फोर्स कितना है, वो सब नहीं भी पता है। बस अगर ये पता है कि भाई ये प्रोजेक्टाइल या ये जो पार्टिकल है ये इस कर्व के अलोंग जा रहा है, अगर आपको उस कर्व की इक्वेशन भी पता है, तो ये जो बड़ा सा फॉर्मूला है, इस बड़े से फॉर्मूले का यूज करके आप 100% आराम से उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जो इक्वेशन दी रहती है उसका यूज करके फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो dy/dx या स्लोप, और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालो और फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों को निकाल के आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। लेकिन अगेन ध्यान रखना कि उसको सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। वीडियो को पॉज कर दो एंड जस्ट मेक श्योर कि 1 + m² होल रेज़ टू 3/2 डिवाइडेड बाय d²y/dx², ये फॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए। और उसके बाद एक बार अगर ये याद है तो आप देख लो इसके एप्लीकेशन बहुत आसान होते हैं, बड़े आराम से इस तरीके से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। और आगे देखो, इसकी डेरिवेशन भी करके देख लेते हैं। डेरिवेशन में देखो ज्यादा कुछ नहीं है, डेरिवेशन में मैंने एडवांस प्लस वगैरह लिख दिया है, लेकिन ऐसी कोई बहुत टफ चीज नहीं है। देखो डेरिवेशन क्या होगी देखते हैं। सी, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे इस कर्व के लॉन्ग जा रहा था यू। अब किसी एक इंस्टेंट के ऊपर मान लेते हैं, किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर इस पार्टिकल की पोजीशन ये थी ग्रीन वाली, और dt टाइम बाद मान लेते हैं कि ये पार्टिकल अपनी दूसरी पोजीशन में आ जाता है ऐसे। अब ये मान लेते हैं अगर सपोज कि ये इतने जरा से सेक्शन में अगर मान लो एक सर्कल के अलोंग जा रहा था, तो इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से होगा। सी, नोट वेरी केयरफुली कि रेडियस हमेशा टैंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये टैंजेंट है तो इसके रफली परपेंडिकुलर आप एक बनाओ, इस परपेंडिकुलर के ऊपर कुछ डिस्टेंस के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा। इसको मैं सी से डिनोट कर देता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहां से डिस्टेंस जो होगा इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अगर मान लो अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये पार्टिकल इधर से इधर तक जाने में एक सर्कल के आर्क के अलोंग जा रहा था, तो उस सर्कल का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, और जो भी सेंटर होगा वो सेंटर आपका इस तरीके से लोकेट करोगे। यू नो वेरी वेल कि जो दोनों रेडियस होते हैं, एक अपना जो पॉइंट्स इनको मैं बोल देता हूं, लेट अस से ए और बी बोल देता हूं। तो ए और बी के ऊपर दोनों जगह पे आप नॉर्मल बनाओ। ये नॉर्मल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और वहां से जो डिस्टेंस होगा ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाला है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हमारा इस डेरिवेशन का टारगेट है। अब और आगे देखो, मान लेते हैं सपोज कि यहां पे ये जो कर्व था इसका स्लोप लेट अस से थीटा था। तो ये कर्व अगर थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़ता जा रहा है मान लो, तो पॉइंट ए के ऊपर अगर इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल था ये अगर थीटा था, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा अगर आगे जाओगे तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उस एंगल को हम बोलेंगे थीटा प्लस डी थीटा। अगर किसी भी कर्व का टेंजेंट, अब ध्यान से देखना, किसी भी कर्व का टेंजेंट अगर इधर से इधर तक जाने में डी थीटा एंगल से रोटेट होता है, तो उसका नॉर्मल भी डी थीटा एंगल से रोटेट होगा। सी, अगर ये मान लो टेंजेंट है और ये टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन है, अगर व्हाइट लाइन को मैं 1 डिग्री रोटेट करता हूं तो यू कैन सी कि उसकी जो नॉर्मल होगी वो भी एग्जैक्टली 1 डिग्री ही रोटेट करेगी। तो आई कैन से वन थिंग वेरी कंफर्टेबली कि अगर ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल अगर डी थीटा है, तो इन दोनों नॉर्मल्स के बीच में भी जो एंगल होगा ये एंगल आपका डेफिनेटली डी थीटा आएगा, ये बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक की तो अपनी थोड़ी बहुत बात हो गई है, थोड़ी बहुत फिगर वगैरह हमने बना ली है। अब ध्यान से देखो, घूम फिर के हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को डायरेक्टली अटैक करते हैं। सी, हैव अ लुक एट दिस लिटिल आर्क। ये जो आर्क है यहाँ पे वापस दिखाता हूं आपको एक बार, ये जो आर्क है इस आर्क को देखो। हमें पता है कि किसी भी सर्कल के लिए लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। और यहाँ पे ये जो जरा सी लेंथ है, ये जरा सी लेंथ अगर डीएल है, तो ये जरा सा जो एंगल होगा ये एंगल भी हो जाएगा आपका डी थीटा। तो अगर अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये सर्कल का आर्क है और ये रेडियस है, ये सेंटर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मैं डीएल इज इक्वल टू आर सी इंटू डी थीटा तो लिख ही सकता हूं, नो डाउट अबाउट दैट। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू चाहिए तो ये आपकी कुछ तो डीएल बाई डी थीटा टाइप्स की चीज आ जाएगी मे बी। अब यार ये डीएल बाई डी थीटा का क्या करेंगे? डीएल को तो देखो हमें हैंडल करना आता है थोड़ा बहुत,
हमें ये पता है कि किसी भी आर्क या किसी भी कर्व का जो जरा सा पीस होता है, जरा सी जो लेंथ होती है डीएल, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाती है, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाती है। और इसमें से भी अगर आप dx को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगी रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। dy बाई dx को मैंने m बोल दिया है। अब आप खुद ही देख लो कि ये एम स्क्वायर प्लस 1 जो हमारे फॉर्मूले में था, वो कुछ कुछ आप देख लो, वो कुछ कुछ आना शुरू हो गया, तो कुछ कुछ होपफुली अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो dl जो है, dl की वैल्यू तो मैं यहाँ पे, dl की वैल्यू तो मैं ये रखने वाला हूँ एक चीज। तो एज आई वाज सेइंग कि dl की वैल्यू तो मैं ये डालने वाला हूँ। और तो चलो ये वाली वैल्यू तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। rc जो है वो हो जाएगा अभी dx बाई डी थीटा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो होगा, ये लेट्स कॉल दिस इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे एटलीस्ट अपनी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, स्लोप तो एटलीस्ट अपनी इक्वेशन के अंदर आ गया है। अब और देखो आगे, ये dx अपॉन डी थीटा वगैरह का क्या करना है, ये भी देखते हैं। सी, एक और चीज देखो कि अल्टीमेटली, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर नाउ, कि अल्टीमेटली जो स्लोप होता है dy बाई dx, ये हो जाता है आपका tan थीटा के बराबर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, इसको दोनों साइड पे एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो यू कैन इजिली सी कि अब हम धीरे 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 घूमते फिरते इधर उधर करते करते हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में ये dx अपॉन डी थीटा जो है, ये अननोन टर्म था, इसको हमें पुट करना था, और ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ गया। यू कैन सी कि ये dx अपॉन डी थीटा जो रेड वाली इक्वेशन है, इसको आप रीअरेंज कर लो। dx अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, मैं मॉड अभी नहीं लगाता हूं, मॉड तो हम बाद में लगाएंगे, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगी dx बाय डी थीटा की वैल्यू। और इस चीज को ही हम ढूंढ रहे थे, और इस चीज को अब मैं उठा के यहाँ पे पुट करने वाला हूं, बस फिर अपना काम 100% हो जाएगा। सो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस रफ वर्क, और इसको मैं अभी पुट कर देता हूं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये है आपका 1 प्लस एम स्क्वायर। एंड यू शुड ऑल्सो सी दैट सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर जो है ये हो जाएगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। एंड यू कैन इजिली सी कि हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस फॉर्मेलिटी बची है, फाइनल रिजल्ट लिखना बचा है, तो बस वही मैं लिख देता हूँ। लास्ट में मैं मॉड भी लगा दूंगा, बिकॉज बाय डेफिनेशन अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर होल रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाता है जो हमें चाहिए था। तो ये देख लो, फॉर्मली स्पीकिंग हमने डेरिवेशन भी देख लिया, बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन, देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। बट फाइनली ध्यान रखना कि फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला अगर याद होगा तो कई सारे छोटे बड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। आपको वो स्पीड और फोर्स और इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बड़े आराम से हो जाएंगे इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस लिटिल, नॉट लिटिल बट बिग फॉर्मूला। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं। सी, वीडियो को एक बार पॉज कर दो और एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, हैव अ लुक एट इट। और बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। मान लो सपोज आप स्कीइंग सीख रहे हो और आप एक ऐसे पहाड़ है जिसपे बर्फ पड़ी हुई है, एंड यू आर स्लाइडिंग डाउन द स्लोप। और मान लो सपोज अब आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल सा पहाड़ है और उसकी इक्वेशन आपकी पैराबोला के साथ रिजेंबल करती है, मान लो सपोज ये सिचुएशन है। अब इसके अंदर अगर आपको ये निकालना है कि अगर कोई बंदा इस कर्व के अलोंग जा रहा है और फिर ये कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा है, क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि अपने को ये निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा एट द इंस्टेंट ही अराइव्स एट पॉइंट ए। ये क्वेश्चन है। अब आप देखो, एक्सेलरेशन निकालने की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वैसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो दो तरीके हैं। हम इसमें अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला फॉर्मूला बड़ा वाला लगा के सॉल्व करेंगे। हम इसको ऐसे देखते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो बंदा है ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है।
अब अगर मान लो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इस ए के अराउंड में एक जरा सा सेक्शन लेता हूँ और इस सेक्शन को अगर मान लो मैं इस सर्कल के अंदर फिट करता हूँ, तो याद करो कि हमें पता है कि किसी भी सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते थे, एक सेंट्रिपिटल कंपोनेंट और दूसरा टेंजेंशियल। अगर अपने को ये दिया है कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, जो भी होगा इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही होगा। और आप ध्यान से देखो कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सिंपली हो जाता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ द बेस्ट थिंग दैट दे हैव डन इज हियर इज दिस कि इन्होंने आपको इसकी स्पीड दे रखी है, दिया है कि इस बंदे की स्पीड तो 6 मीटर्स पर सेकंड है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, स्पीड आपको दे रखी है 6 मीटर्स पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि बस सिर्फ अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हो किसी तरीके से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहां पे डाल के आपका काम 100% हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना तो हमें आता है, वो अपना जो बड़ा फॉर्मूला था वो अपने को यही बताता है कि अगर आपको किसी भी कर्व का इक्वेशन पता है तो उससे उसका स्लोप और स्लोप का डेरिवेटिव, ये दो चीजें निकाल लोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो ये सब करके अभी मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूंगा और इसको अपने रिजल्ट के अंदर डाल दूंगा एंड आई विल गेट माय फाइनल एक्सेलरेशन। तो देख लो, कैलकुलेशंस करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले एक बार मैं dy बाई dx निकाल लेता हूँ। सी ये कर्व की इक्वेशन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो dy बाई dx मेरे पास आ जाएगा x बाई 10 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/10। और इन्होंने फर्दर आप ध्यान से देखो कि इन्होंने किस पॉइंट के ऊपर आपको बोला है, जिस पॉइंट के ऊपर आपको सब कुछ निकालना है उसका x कोऑर्डिनेट आपको दिया है 10 मीटर्स। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 10 डाल दोगे अगर तो 10/10 हो जाएगा 1 और इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो 1/10 ही रहेगा। तो देयरफॉर नाउ यू कैन सी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर आप लगाते हो फॉर्मूला तो ये होता था फॉर्मूला। इसके अंदर अगर आप वैल्यूज डालते हो तो m की जगह आप डालोगे 1 और डिनोमिनेटर में आप डालोगे 1/10। तो जरा इन दोनों को आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2⁵2 डिवाइडेड बाय 1/10 विच इज समथिंग लाइक 10 into 2√2 विच इज समथिंग लाइक 20√2। तो 20√2 मीटर्स तो हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमें पता है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाता है v स्क्वायर बाय आर सी। नाउ v आपको दिया था 6 मीटर्स पर सेकेंड, तो 36 डिवाइडेड बाय 20√2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यू कैन सिंप्लीफाई इट ऑब्वियसली, लेकिन ये आपके पास आ जाएगा इस बंदे का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। और हमें पता है कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 था, तो जो टोटल एक्सेलरेशन है वो सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो फाइनली इफ आई मार्क एवरीथिंग हियर आई कैन से कि जब ये बंदा पॉइंट ए के ऊपर है तो इसका एक्सेलरेशन ये रेड वाले डायरेक्शन में होगा, इसकी वैल्यू इतनी होगी 36/20√2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन भी अगर आपको पूछा है तो डायरेक्शन भी आप देख लो, यू कैन इजिली चेक, यहाँ पे आप निकाल लो कि ये एंगल तो 90 डिग्रीज है और अपन ने अभी अभी निकाला था कि जो स्लोप है ये 1 आ रहा था। स्लोप 1 आने का मतलब है कि थीटा 45 डिग्रीज होगा। तो ये जो थीटा आपको दिया है यहाँ पे, ये थीटा आपका 45 डिग्रीज है। तो आप फाइनली बोल सकते हो कि इस पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए विल बी हॉरिजॉन्टल से 135 डिग्री का एंगल होगा और ये आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा। दिस इज एज आई सेड, दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग इट। देयर इज अनदर वे ऑल्सो। इट इज नॉट नेसेसरी कि इस क्वेश्चन में आप रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये सब लगाओ, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, दो इट विल बी अ लिटिल बिट मोर लेंथी। लेकिन दूसरा तरीका ये था कि आप इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह की बात ही मत करो, आप इसे बिल्कुल नॉर्मल अपनी मैकेनिक्स की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है वैसे सॉल्व करो कि इस पार्टिकल की एक जनरल टाइम पे Vx निकाल लो किसी तरीके से, इसकी Vy निकाल लो, Vx का डेरिवेटिव लो, Vy का डेरिवेटिव लो, ये सब करके आप ax और ay निकाल लो और ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट करके आप इसका टोटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ये ऑल्टरनेट मेथड भी है एंड आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि एक बार इस तरीके से भी आप सॉल्व करके देखो एंड यू विल सी कि इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा लंबी पड़ने वाली है। इट विल बी मच इजियर अगर आप इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले तरीके से सॉल्व कर लेते हो। बट अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर की खाली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये इस प्रॉब्लम को छोटा कर देगी या उस प्रॉब्लम को छोटा कर देगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियाज दैट वी आर लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर और इसकी
रिपरकशंस बहुत दूर दूर तक जाने वाले हैं। हम ऑप्टिक्स में इसको अप्लाई करेंगे, आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिज्म के अंदर अप्लाई करने वाले हैं, सरफेस टेंशन का एक चैप्टर आएगा उसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं। कितनी जगहों पे हम इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के आइडिया को यूज करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया था रेडियस ऑफ कर्वेचर का। और लास्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, दो छोटी छोटी DIY प्रॉब्लम्स मैंने दे दी है, बड़ी देर से DIY प्रॉब्लम्स मैंने आपको दे दी है, तो दो छोटी छोटी DIY प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। वीडियो को कर दो पॉज, और अगर इस चीज को आप समझ चुके हो, इफ यू आर एंजॉयिंग द कांसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर अटैक करो और इन दोनों का आंसर निकाल लो। और मैं अभी आपको आंसर भी दिखा देता हूं। फाइनली आंसर से इन दोनों प्रॉब्लम के आपके सामने, इन दोनों आंसर्स को आप मैच कर लो। अगर ये आंसर्स आपने मैच कर लिए हैं तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोर कांसेप्ट अच्छे से समझ लिया है। डेरिवेशन भी अगर आपने समझ लिया देन इट इज टोटली अमेजिंग। एंड विद दिस वी विल एंड दिस सेक्शन की रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम तो अपना इस सेक्शन में हो गया है।